हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के विशेष डिमांड पर, चूंकि यूपी ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पे बीएड में और एजुकेशन में काफी ज्यादा वैकेंसीज आती हैं और पूरे देश की नज़र जो इस विषय में तैयारी करते हैं, पूरे देश की नज़र होती है यहाँ पे सिलेक्शन लेने की। तो उसी के संदर्भ में बहुत ज्यादा मात्रा में आप लोग कमेंट्स किए हैं। जो पहले मैंने वीडियोज इंटरव्यू के डाले हैं उसमें आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज्यादा आए हैं कि एजुकेशन और बीएड के जो सेलेक्टेड असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनको लेके आइए। और बात करें तो आप लोग देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर 3 असिस्टेंट प्रोफेसर जो विज्ञापन 50 में चयनित हुए हैं दिख रहे हैं। सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं डॉक्टर अनुराग सर का, जो बीएड में सेलेक्टेड है। उसके बाद पंकज गुप्ता सर हैं जो बीएड में सेलेक्टेड हैं। और उसके बाद मयंक सर हैं हमारे, मयंक त्रिवेदी जी, ये भी बीएड में सेलेक्टेड हैं। तो तीनों लोग विज्ञापन 50 में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में विज्ञापन 50 में चयनित हुए हैं बीएड डिपार्टमेंट में। चूंकि बीएड और एजुकेशन का सिलेबस दोनों लगभग मैच करता है, नेट का सिलेबस भी दोनों का एजुकेशन में ही होता है, इसलिए ये लोग दोनों ही विषयों में अच्छा खासा मार्गदर्शन आप लोगों को दे सकते हैं। और तीनों लोगों से हमने इसके पहले बातें की हैं। मेरे विश्वास पे अगर आप लोग चलते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि सभी लोग बहुत बढ़िया नॉलेज रखते हैं इस विषय को लेके। और एक एक से ये धुरंधर हैं, कहें हम अपने फील्ड के एक एक से धुरंधर हैं। और अच्छे खासे क्वेश्चंस करके नंबर लाके और इन्होंने सिलेक्शन लिया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अनुराग सर से। अनुराग सर, कोई फॉर्मेलिटी ना करते हुए आप अपना अनुभव शुरू से अंतिम तक बताएं। सभी व्यूअर्स को मेरा सादर अभिवादन। और मैं सबसे पहले डॉक्टर विनीत तिवारी सर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे अपने इस ऑनलाइन मंच पर, जो कि सबसे बड़ा मंच है यूट्यूब चैनल पर, उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया है कि मैं आप सबसे बात कर सकूं। तो बिना कुछ समय लेते हुए पहले मैं छोटा सा अपना परिचय दूंगा। जैसे कि सर ने बताया कि मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और मैं विज्ञापन 50 में शिक्षक शिक्षा विभाग धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़ में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं। साथियों, सभी जब तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उससे पहले सबसे पहली जो स्थिति होती है कि हम अपने को इवेलुएट करें, एनालाइज करें कि जिस परीक्षा के लिए हम तैयार होने जा रहे हैं उस परीक्षा से संबंधित क्या क्या पूर्व ज्ञान हमारे पास है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हमारे पास में है और कौन कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो परीक्षा में जरूरत होती है और वो हमारे पास पहले से मौजूद है। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि आपका माइंड सेट बना होना चाहिए कि आप जिस परीक्षा के लिए जा रहे हैं उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आपको ध्यान देना चाहिए तो वो ये है कि आप मोटिवेटेड कितने हैं। अभी जब फॉर्म लोग भर चुके हैं, लेकिन अगर कहीं दूर दूर तक भी परीक्षा का नाम नहीं है, अभी फॉर्म भी नहीं निकला है, लेकिन आपका मोटिवेशन का लेवल जो है वो लगातार बना रहना चाहिए। और मोटिवेटेड बिहेवियर इज एक्टिव एंड परसिस्टेंट, मतलब आपको प्रतिपल प्रतिक्षण एक्टिव रहना पड़ेगा। और ये एक्टिविटी आपकी परसिस्टेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि 4 दिन पढ़ाई कर ली उसके बाद फिर आपका कोई काम लग गया, फिर उसके बाद में पढ़ाई में लग गए, तो ऐसे थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना आपको पड़ सकता है। इसके लिए आपको लगातार मोटिवेटेड तहत, और वो मोटिवेशन आपकी दो तरीके की हो सकती है कि आपको मोटिवेशन मिली कहाँ से। एक्सटर्नल मोटिवेशन हो सकती है या इंटरनल मोटिवेशन हो सकती है। आप स्वयं में से इतने वो है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए आप मोटिवेटेड रहते हैं। या फिर आपने अपने किसी साथी को देखा है, अपने किसी बड़े को देखा है, उनसे प्रेरणा लेकर आप लोग तैयारी रहते हैं कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयार हूं और मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। आज की जो परिचर्चा है उसके 3 भाग हैं। सबसे पहले मैं अपना बहुत छोटा सा परिचय दूंगा और उसके पश्चात हम तैयारी करेंगे, बात करेंगे कि स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए दूसरे भाग में तैयारी के लिए। और तीसरे भाग में हम चर्चा करेंगे कि परीक्षा जब हम देने जाते हैं उस समय हमारा व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए। पहले भाग पर हम आते हैं। मैं अपने बारे में बताता हूं। मैं ग्रामीण बैकग्राउंड से हूं। पिताजी मेरे खेतीबाड़ी में व्यस्त हैं। बरेली जिले का रहने वाला हूं मैं। प्रारंभिक शिक्षा मेरी गांव के ही प्राथमिक स्कूल से और जूनियर हाई स्कूल से हुई है। उसके बाद में 12th एडेड इंटर कॉलेज से बायोलॉजी बैकग्राउंड से किया। ग्रेजुएशन बायोलॉजी से करने के बाद में बीएड मैंने हिंदू कॉलेज मुरादाबाद से किया है और वहां पर अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
तत्पश्चात मैंने एमएससी केमिस्ट्री में मुरादाबाद केजीके कॉलेज से किया और वहां भी कक्षा में प्रथम स्थान था। उसके बाद में एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस बरेली जो है, वहां से मैं एमएड किया हूं और एमएड में भी मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। उसके बाद लगातार तैयारीरत था। विज्ञापन 46 में भी मैंने साक्षात्कार दिया। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मैं वेटिंग लिस्ट में था और उसमें नहीं हो पाया। विज्ञापन 47 के लिए एजुकेशन के लिए गया, वहां भी मेरा सिलेक्शन किन्हीं कारणों से बहुत मार्जिन से रह गया। उससे साथ साथ ही 2014 में बेसिक शिक्षा विभाग में मैंने ज्वाइन किया है और उसके पश्चात 2015 में जूनियर हाई स्कूल 6 to 8 में मैं कार्यरत था। लगातार 7 वर्षों तक वहां पर मैंने सेवा दी और उसी बीच जवाहर नवोदय विद्यालय टीजीटी साइंस के लिए ऑल ओवर इंडिया 25 सीटों में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने दूसरी रैंक प्राप्त की। उसके बाद पीजीटी एजुकेशन 2016 जनरल में 7 सीटों में मेरा सिलेक्शन था और अब विज्ञापन 50 की तैयारी की और विज्ञापन 50 में मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड शिक्षक शिक्षा विभाग धर्म समाज कॉलेज में अभी हाल ही में जुलाई में ज्वाइन किया है। साथियों, दूसरा जो हमारा पार्ट है कि हम परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करें, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कब कब हमें पढ़ने की आवश्यकता है, ये सारे प्रश्न हमारे मन में रहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि क्या पढ़ें, इसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सिलेक्शन कमीशन ने ब्रॉड सिलेबस दे रखा है और वो सिलेबस 2 भागों में होता है। प्रथम भाग में जो कि सामान्य अध्ययन या जीएस सामान्य ज्ञान नाम से आता है और उसमें आपकी टोटल 6 यूनिट्स होती हैं और उन 6 यूनिट से 30 प्रश्न पूछे जाने होते हैं। वो 6 यूनिट्स हैं क्रमशः समसामयिक मुद्दे, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, उसका तीसरा यूनिट है आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और चौथी यूनिट है मानव एवं पर्यावरण मैन एंड एनवायरनमेंट और 5वीं यूनिट उसकी है भारतीय इतिहास एवं भूगोल और छठी एवं अंतिम यूनिट है भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। तो ये जनरल क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछे जाते। शुरुआत में तो बहुत जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन आजकल जो है जीएस से अब काफी डीप में पूछा जाने लग गया है। तो उसकी आपको विशेष रूप से लगातार तैयारी करनी है और उसके लिए पुस्तकों पर चर्चा हम बाद में करेंगे कि कौन कौन सी पुस्तकें जो है वो सामान्य ज्ञान के लिए हमें लेनी चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया जिससे 30 क्वेश्चंस आपके पूछे जाने हैं और जिसमें 6 यूनिट्स रहेंगी। अब हम चर्चा करते हैं कि सब्जेक्ट, अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए जा रहे हैं तो बीएड में जो टोटल यूनिट्स हैं वो 10 यूनिट्स आयोग द्वारा पूछी जाती हैं और वो 10 यूनिट्स में सबसे पहली यूनिट है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जिसमें शिक्षा के जो दार्शनिक आधार हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आजकल बहुत डीप में उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। दूसरा जो यूनिट है वो है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार, उससे भी संबंधित बहुत सारे डीप नॉलेज के क्वेश्चंस जो प्योर सोशियोलॉजी से रिलेटेड हैं आजकल, वो प्योर सोशियोलॉजी वाले क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। पिछले कुछ एग्जाम्स में बहुत सतही क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं विज्ञापन 50 में या अन्य जो परीक्षाएं जीडीसी की हुई हैं उसमें काफी डीप जो है ज्ञान के प्रश्न आपसे पूछे जाने जाते हैं। थर्ड यूनिट जो है वो है साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। इसमें एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसकी आपको विशद और बहुत ही डीप नॉलेज होने की आवश्यकता है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इश्यूज इन एजुकेशन। इश्यूज में जो करंट इश्यूज चल रहे हैं एजुकेशन से संबंधित, उसमें इश्यूज के बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो 5th यूनिट है एजुकेशनल मेजरमेंट। एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, लगातार नई नई टेक्निक्स एजुकेशनल मेजरमेंट और एवेल्युएशन की आ रही हैं, नए सिलेबस में ऐड हो रही हैं, कुछ चीजें नई भी उसमें ऐड हुई हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगली यूनिट जो है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की है,
जिसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित, उसमें भी टेक्नोलॉजी का विकास लगातार चल रहा है, तो टेक्नोलॉजी से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न उसमें आपसे पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट है स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रिसेंट में जो ट्रेंडिंग है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के रूप में है। शुरू में इसको स्पेशल एजुकेशन का नाम दिया गया था, उसके बाद में इंटीग्रेटेड एजुकेशन का नाम दिया गया, लेकिन आजकल इसको इंक्लूसिव एजुकेशन के रूप में पूछा जाने लगा है। इसमें नए सारे टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, जिसमें आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 में रिसेंटली बना है, वो 2020 में भी इससे संबंधित एक एक्ट बना है, उससे संबंधित भी बहुत सारे नए टॉपिक्स इसमें सिलेबस में ऐड किए गए हैं। और लास्ट जो है 10वां इसका, वो टीचर एजुकेशन। अब हम बात करते हैं कि ये जो 10 टॉपिक हो गए, इसमें किस प्रकार से प्रश्नों का बंटवारा रहता है। तो इसमें पहले जो टॉपिक्स हैं उसमें आपको 6-6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रत्येक यूनिट से, 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और बाद की जो 4 यूनिट रह जाती हैं उनमें से आपको 4-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 70 क्वेश्चंस आपके इस यूनिट से बनते हैं। और पहली जो 6 यूनिट्स हैं जीएस की, उसमें जीएस में आपके 6 वो हैं टॉपिक्स हैं, या यूं कहें कि यूनिट्स हैं, और प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो अभी बहुत सारे जो प्रतियोगी हैं वो ये सवाल करते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आयोग के जो पेपर सेटर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, अमूमन उनके पास में सिलेबस भेजा जाता है, और सिलेबस में उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो प्रत्येक सिलेबस को बराबर कवर करें, और उसका एक पहले से ही ब्लूप्रिंट बना होता है, एक प्लान बना होता है कि आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इनसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछें, प्रत्येक का बराबर समान बंटवारा करके, जैसे जैसे कि पहले से डिसाइड है, ब्लूप्रिंट जैसे बना हुआ है। तो ये तो हुई सिलेबस की बात कि असिस्टेंट प्रोफेसर इन बीएड के लिए यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का सिलेबस किस प्रकार से है। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं कि अक्सर सवाल करते हैं प्रतियोगी कि कितना पढ़ें, कितना पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये सवाल बड़ा ही पेचीदा और सबके लिए व्यक्तिगत सवाल है कि कोई तो कम पढ़ने में सफलता प्राप्त कर लेता है, और कोई बहुत ज्यादा पढ़ता है तब भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। इसके लिए आपको ये इवेलुएट करना होगा, सेल्फ एनालाइजेशन करना होगा, अपना स्वयं में झांकना होगा कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे हम कितना प्राप्त कर रहे हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या है उसके, कितना हमने सीख लिया। आज मान लिया 1 घंटे आपने पढ़ाई की, तो 1 घंटे पढ़ने के पश्चात में कितना आप ग्रैस्प कर पाए, कितना आपके माइंड में वो चीजें स्टेबल हो गई हैं, जो जल्दी से ही अगर आप रिवाइज करेंगे तो वो वापस आ जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक ये है कि पढ़ने का समय। जब हम हायर एजुकेशन की पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे लोग जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं वो पहले से ही जॉब में होते हैं, तो जॉब में रहते रहते पढ़ाई करना एक बड़ा ही समस्यात्मक है। और इस एज में आके बहुत सारे प्रतियोगी ऐसे हैं जिनके पारिवारिक समस्याएं भी हैं, परिवार में आ जाते हैं, जैसे मेरे स्वयं के साथ भी, कि मैं परिवार में बच्चे भी हैं, उनके साथ में पढ़ाई करना बहुत ही चैलेंजिंग और टिपिकल वर्क हो जाता है। तो ऐसे में समय की समस्या आपके साथ में है, तो इसमें आपको ये मैनेज करना है कि कम समय में ही, जितना निश्चित समय आपके पास में है, उस समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव आप अर्जित करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। उसके लिए एक ये है कि सिटिंग कितनी लंबी होनी चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे प्रतियोगी जो हैं वो लंबी सिटिंग्स करते हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे लगातार बैठे रहते हैं। तो उसमें क्या है कि माइंड कुछ समय के बाद पैसिव हो जाता है। अक्सर हमें 40 मिनट का समय जो है, 40 से 45 मिनट, आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में जो टाइम टेबल होता है उसमें जो पीरियड रहता है वो 35 से 45 मिनट का ही रहता है। उसके बाद में दिमाग जो है वो पैसिव हो जाता है। और ये साइंटिफिकली एंड रिसर्च बेस्ड प्रूव्ड है कि आप 40, 45 या 50 मिनट के बाद माइंड आपका पैसिव होने लगता है, तब आपको ये खुद ही पता नहीं लगता कि चीजें हमारे मन से अब बैठ नहीं रही हैं, उस प्रकार से ग्रेस्पिंग नहीं हो रही है, वो चीजें धीरे धीरे स्लिप होती जा रही हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी जो सिटिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। आपने 45 मिनट, 50 मिनट तक अध्ययन किया, और अध्ययन करने के पश्चात में आपको एक छोटा सा रिफ्रेशमेंट का ब्रेक जरूर लेना चाहिए, और वो ब्रेक आपका 5 से 10 मिनट का हो सकता है। उसके पश्चात दोबारा से आप अपने टॉपिक पर लौट आइए। तो ये तो हुआ कि हम कितना समय दें।
तो ये समय आपको खुद डिसाइड करना है। मुझे लगता है कि अगर आप लगातार अध्ययन कर रहे हैं और लगातार अध्ययनरत हैं और बिल्कुल भी गैप नहीं कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कि ओकेजनली पढ़ लिया, कभी तो 8 घंटे पढ़ लिया, कभी तो पूरा ही दिन गायब होगा, कभी हफ्ते भर गायब हो गया, तो ऐसे में प्रॉब्लम आ जाती है। आप अगर लगातार अध्ययनरत है तो मुझे लगता है कि 6 से 7 घंटे का समय पर्याप्त है, मोर देन सफिशियंट है। उतने में आप अपना सिलेबस कवर कर ले जाएंगे। दूसरी बात आती है कि कौन कौन से टॉपिक्स को पहले पढ़ा जाए। अक्सर ये देखा जाता है कि हम एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं, आपके पास में 10 यूनिट सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गई और 6 यूनिट्स जीएस से रिलेटेड हो गई, टोटल 16 यूनिट्स हैं। तो हम में से प्रतियोगीगण ये करते हैं कि उन्होंने एक पुस्तक उठा ली और ये टारगेट रहता है उनका कि 3-4 दिन में या जितना भी उनके पास समय है उस हिसाब से अपना प्लान बनाकर पूरी की पूरी एक टॉपिक को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में समस्या क्रिएट ये हो जाती है कि एक तो आप पे लोड इतना बढ़ जाता है कि एक पूरे ही टॉपिक को, मतलब पूरी पुस्तक को, आप ये जान लीजिए, ये यहाँ तो यूपीएचईएससी ने टॉपिक्स दिए हैं लेकिन अपने में पूरे पूरे सब्जेक्ट्स हैं। ये फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में संपूर्ण फिलोसफी समाहित हो जाती है, एक अपने में पूरा सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में अब डीप सोशियोलॉजी, बेसिक सोशियोलॉजी से पूछा जाने लगा है, तो अपने में पूरा सब्जेक्ट है। देखने में तो ये टॉपिक लगते हैं लेकिन बीएड में ये समस्या है कि अपने में ये 10 विषय हैं, विशद विषय हैं, जिसमें करंट की चीजें भी हैं शामिल। अब करंट इश्यूज इन एजुकेशन में करंट की बहुत सारी चीजें आ गई हैं, नए नए एक्ट्स कैसे बन रहे हैं वो सारी चीजें, नई एजुकेशन पॉलिसी कैसे आ गई है वो सारी चीजें, और विभिन्न प्रकार की जो स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे वो सारी चीजें इसमें समाहित हो रही हैं। तो अपने में ये पूरे विषय हैं। तो ऐसे में आपको एक विषय को एक बार में खत्म करने की तरफ नहीं सोचना चाहिए। उसमें आपको ये देखना है, इस प्रकार से प्लान बनाना है कि प्रत्येक विषय के आप टच में रहें, थोड़ा थोड़ा प्रत्येक विषय पे आप अध्ययन करते जाएं। और उसके अध्ययन करते समय एक विशेष बात का ध्यान ये रखना है कि आप अध्ययन का सोर्स क्या है, कहां से पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से सलाह देना चाहूंगा कि आप कभी भी दूसरे के नोट्स पर भरोसा मत करिए और ना ही दूसरे से नोट्स को एक्सपेक्टेशन ही मत रखिए, मांगिए ही मत, मन में ही मत लाइए कि हमें किसी दूसरे के नोट से पढ़ना है आपको। और पुस्तकें भी कभी बोरो की हुई पुस्तकों से मत पढ़िए। बीएड के लिए मैं स्पेशली सलाह देना चाहूंगा, यहाँ पर पुस्तकें बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती हैं, बहुत अफोर्डेबल रेट्स में पुस्तकें मिल जाती हैं, यहाँ पर अच्छी क्वालिटी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। तो आप अपनी पुस्तकें परचेज करिए, जैसे सुविधा अनुसार, चाहे धीरे धीरे करके चाहे एक साथ ले लीजिए। आप स्वयं की पुस्तकों से पढ़िए और उन पुस्तकों पर एक अच्छे रीडर का ये पहचान होती है कि वो पुस्तक को रीराइट कर देता है दोबारा से अपने तरीके से, और उसको जो अंडरलाइन की प्रोसेस होती है, मार्किंग की प्रोसेस होती है, कॉमाज लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज में कोई चीज लिखते हैं, या कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो उस पुस्तक में नहीं है लेकिन हमने किसी दूसरी पुस्तक से पढ़ रखी है तो ऊपर हम नोट कर देते हैं उसमें। तो ये पुस्तक को रीराइट करना अपने में एक कला है, और पुस्तक को अपने अनुसार ढाल लेना कि आपका पढ़ने का तरीका क्या है, उसके हिसाब से आप पुस्तक को बनाएंगे तो रिवीजन के टाइम में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। दूसरा ये है कि एक छोटा सा नोट्स बनाने की आप आदत डालिए कि जो पुस्तक आपने ले रखी है उन पुस्तकों से जो चीज आपने ली है, तो एग्जाम समय में हम पूरी पुस्तक नहीं ले जा सकते, और जब आप परीक्षा देने जाते हो तो उस समय रिवीजन बहुत मायने रखता है, क्योंकि कुछ चीजें इसमें ऐसी होती हैं जो मेमोरी बेस्ड होती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएचईएससी में आपकी क्वेश्चंस हम स्किप कर जाते हैं, ऑप्शंस इतने क्लोजली रिलेटेड होते हैं कि उसमें ये पहचान पाना वाला मुश्किल हो जाता है कि कौन सा इसमें सही होगा। ऐसे में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आप हमेशा अपने पास में एक अच्छी क्वालिटी की डायरी रखिए, मोटी डायरी रखिए, और मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि उस डायरी में आप ऐसी है पजाड़ तरीके से चीजें नोट ना करें। उसके लिए आप एक सेक्शन वाइज बांट लीजिए। जैसे आप जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएचईएससी बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपकी 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स के अलग अलग सेक्शंस बनाइए कुछ पेजेस लेकर, और उन पेजेस में आप यूनिट वार तरीके से, जैसे इसमें डीप सिलेबस दिया गया, अभी ये यूनिट्स हैं, इनके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स वाइज सिलेबस दिए गए हैं, तो उस हिसाब से आप चीजों को नोट डाउन करते जाइए। और वो जो डायरी बन के तैयार होगी, ये डायरी आपकी कुछ महीने और कुछ साल में नहीं बनती है, साल लग जाती है। मैं लगातार 2014 से तैयारीरत हूँ, मेरे पास में 3-4 मोटी मोटी डायरीज तैयार हुई हैं
जो लगातार मैं लिख रहा हूँ, 2014 से लेके 2022 हो गई, और परसिस्टेंस या कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जिस दिन मैंने एजुकेशन ना पढ़ी हो। जब से 2013 में मेरा एमएड हुआ है, और एमएड के बाद लगातार कोई ही दिन ऐसा गया होगा जिस दिन मैंने एजुकेशन से संबंधित कुछ कंटेंट ना पढ़ा होगा। तो कंटिन्यूटी इतनी आवश्यक है आपके लिए कि आपको रेगुलर चीजें पढ़नी है, लगातार पढ़ना है। अगर कोई बहुत ही विषय विकट समस्या आ गई है तो उससे जल्दी से जल्दी आप समस्या से निकल के तुरंत अपनी तैयारी पे जुट जाइए। जो लगातार तैयारी करते रहते हैं उनके लिए एक दो दिन की अगर कोई बहुत ही विशेष परिस्थिति आ जाती है तो वो उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती कि उस समय आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, लेकिन लगातार पढ़ाई अगर आप करोगे तो उससे चीजें आप हमेशा टच में रहोगे चीजों के। अगली बात जो आती है कि आपका मोटिवेशन लगातार बना रहना चाहिए। मोटिवेशन बने रहने के लिए कई बार ऐसा होता है कि हमारा जीवन जो है वो एक लाइन पे तो चलता नहीं है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। उस समय ऐसा लगने लगता है कि और दूसरी समस्याओं में उलझ गए हैं, तो ऐसे में अब हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको अपना लक्ष्य हमेशा ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है चीजों से। हमेशा आप अपने लक्ष्य की तरफ बने रहिए, मुझे लगता है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जब हम तैयारी करते हैं तो स्ट्रेस बहुत लेने लगते हैं। एक उम्र ऐसी हो जाती है, मुझे लगता है जो एमएड कर लेते हैं तो 25 साल की उम्र तो लगभग क्रॉस हो ही जाती है, और 25 के बाद फैमिली समाज सबका प्रेशर आ जाता है कि भाई नौकरी नहीं कर रहे हैं, ये लगातार तैयारी में है, अब पता नहीं क्या ही होगा इनका। तो ऐसे में वो सारी चीजों से आपको तनाव नहीं लेना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप जो अध्ययन कर रहे हैं उसका आनंद कितना आपको आ रहा है। अध्ययन में अगर आपको आनंद नहीं आ रहा, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि आपके अध्ययन का जो प्रोडक्ट होता है वो आनंद ही होता है। सक्सेस तो उसका बाई प्रोडक्ट होती है। सक्सेस तो डेफिनेटली आपको मिलेगी ही मिलेगी, आज समय सही नहीं है तो कल मिलेगी। लेकिन अगर पढ़ाई में आपको आनंद नहीं आ रहा है तो दोनों चीजों में डाउट है कि आप जिसके लिए जा रहे हो, अध्ययन में आनंद आना चाहिए, तो वो आनंद ही नहीं आ रहा तो सक्सेस का भी कोई उतना महत्व बचता नहीं है। पता नहीं मिलेगी भी या मिल भी जाएगी तो उसका कोई महत्व है नहीं, क्योंकि आपने उसको अध्ययन को आनंदित नहीं किया, अध्ययन में आपने आनंद नहीं लिया। तो ये मन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो भी कंटेंट पढ़ें, बढ़िया कंटेंट पढ़ें, उसमें आनंदित होना बहुत जरूरी है। और समय समय पर एक दो ऐसे अच्छे मित्र बनाइए, ग्रुप में बहुत अच्छी स्टडी होती है, जो आपके ही लेवल के कंप्यूटर हैं, और दोनों आपस में मिलके अच्छी अच्छी चीजें आजकल डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है। मीडिया टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करना बहुत जरूरी है। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाने लगे हैं जो बुक्स में नहीं है, अपडेट नहीं हुए हैं, वो आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके और उससे आपको पढ़ना है। इसके लिए एक विशेष चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हम अक्सर क्या है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उस पर जाके जानकारियां खोजने लगते हैं। तो ऐसे में अगर आपको पता है कि कोई बहुत एक्सपर्ट का यूट्यूब चैनल है, जैसे हमारे डॉक्टर विनीत तिवारी जी हैं, बहुत विद्वान है अपने में, अगर ऐसा कोई यूट्यूब चैनल है तब तो ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमें जानकारी नहीं होती, उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स या व्यूज तो हो जाते हैं लेकिन उनका कंटेंट उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। वो कंटेंट इंटरटेनमेंट जरूर कर सकता है हमारा, क्योंकि वो बड़ी लच्छेदार भाषा में चीजों को बोलते हैं, इंटरटेनमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन वो सफलता आपको दिलवाने में कितना उनका योगदान रहेगा ये चीज संदेहास्पद हो सकती है। ऐसे में आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। अगर कुछ वीडियोस ही देखने हैं तो एनसीईआरटी की वेबसाइट्स हैं, सीआईईटी पे बहुत सारे वीडियोस जो प्रोफेसर हैं उनके पड़े रहे वो, या फिर आपको किसी ने रिकमेंड किया है कि ये बहुत विद्वान है तो उनके चैनल को देखना चाहिए। और वैसी अगर जानकारी आपको लेनी है तो आपको हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी चाहिए, चाहे वो यूजीसी की हो, चाहे एनसीईआरटी की हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की हो। जितने भी रिलेवेंट टॉपिक हैं जो आपको ऑनलाइन सर्च करने हैं वो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से और ऑथेंटिक डेटा के साथ में आप सर्च करिए और उसके साथ में आप जाइए। अगला, अब तक हमने दो पार्ट पर चर्चा की। दूसरा हमारा स्ट्रेटजी का पार्ट था कि परीक्षा की स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए और किस प्रकार से हमें अध्ययन किया जाए। दूसरा यह है कि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो शायद लोगों को इररिलेवेंट लगे, लेकिन मैं उसकी तरफ बहुत ध्यान देता हूं। आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, खान पान का बहुत ध्यान रखना है। कि अगर कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाई में इतने डीप और संलिप्त हो जाते हैं, शरीर का ध्यान नहीं दे पाते, ऐसे में बीमारियां पकड़ लेती हैं। तो वो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको अगर स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा तो फिर पढ़ाई कैसे कर पाओगे, मन ही सही नहीं रहेगा तो पढ़ाई कैसे कर पाओगे। ऐसे में कम से कम टेंशन लेनी है, कम से कम चिंता रखनी है, बिल्कुल तनाव से मुक्त रहना है और अपने जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों के
प्रति आप तन्मयता से लग जाइए, आनंदपूर्ण तरीके से लग जाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। थर्ड पार्ट जो है कि जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो उस समय आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। परीक्षा के समय बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत रिलीवेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो वाकई में आपके परीक्षा के रिजल्ट को परिवर्तित कर सकती है। जब परीक्षा होती है बहुत सारे रूमर्स उड़ाए जाते हैं कि भाई पेपर आउट हो जाएगा, इसमें तो फर्जीवाड़ा चलता है। मुझे लगता है ये सारे रूमर्स जो है वो एक स्ट्रेटेजिक तरीके से उड़ाए जाते हैं कि जो प्रतियोगी हैं उनका मन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तब जो लगातार लगा हुआ प्रतियोगी उसको लगता है यार क्या ही फायदा है कि जब सब ये सब हो रहा है तो हमारा कहाँ ही नंबर आ पाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। होता भी है तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपके पास वैसा कोई सोर्स है नहीं, केवल अपनी मेहनत की और पढ़ाई की। तो इस संदर्भ में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप केवल और केवल अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। वैसे डिस्ट्रैक्शंस जो परीक्षा के समय पर होते हैं आपको बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता उन पर नहीं है। दूसरा, एक बहुत है पजाड़ स्थिति बन जाती है जब आप परीक्षा के लिए जाते हैं और परीक्षा चूंकि इलाहाबाद में ही होती है, दूर दराज के विद्यार्थी इससे जुड़ने के लिए आते हैं, तो उसमें एक समस्या ये रहती है कि जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज होता है वहां पर ट्रेन का टिकट वगैरह ये सब नहीं मिलता। जो व्यक्तिगत समस्या मैंने फेस की है, चूंकि मुझे बरेली या मुरादाबाद से ट्रेवल करना होता था, तो हमारे इधर ट्रेन या ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, ऐसे में इलाहाबाद दूर पड़ता है। तो टिकट आपको बिल्कुल समय पे करा लेना चाहिए। जैसे ही परीक्षा का एडमिट कार्ड रिलीज होगा आप तुरंत उसको समय पे टिकट कराइए। और दूसरा, रहने की व्यवस्था, एकोमोडेशन जो है कि परीक्षा देने जा रहे हैं तो समय से पहले पहुंच जाइए। ये आप डिसाइड कर लीजिए कि जिस दिन परीक्षा है तो आप एक दिन पहले वहां पर पहुंच जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और आराम से परीक्षा स्थल अपना ऑनलाइन चेक कर लें, हो सके पास हो तो जाके देख भी आए, वो उतना महत्व नहीं रखता है, लेकिन ये देख लें कि वहां जाने की व्यवस्था किस प्रकार से होगी। दूसरा, एकोमोडेशन में हम एक गलती कर देते हैं अक्सर अपने, जब दूर दराज से आते हैं तो अपने दोस्तों से बात कर लेते हैं कि भाई आप भी चल रहे हो क्या, आप भी चल रहे हो, और आप भी चल रहे हो, हम साथ में जाकर रूम शेयर करना, होटल में या कहीं भी लॉज में जहां रहते हैं वहां पे रूम शेयर कर लेते हैं। और यहीं पे गलती हो जाती है। आपने जो पढ़ाई की थी साल भर, 6 महीने, कई वर्षों से जो तैयारी कर रहे हो, और उस दिन आपका रिवीजन या माइंड जो है रिफ्रेश बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। आपके जो मित्र गए हैं हो सकता है वो अच्छी तैयारी करके आए हो, लेकिन उनका तैयारी करने का तरीका क्या है वो व्यक्तिगत है, वो उन पर डिपेंड करता है, और आपका तैयारी करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो आपने पिछले 6 महीने, साल भर या कई वर्षों से जो मेहनत की है उसको बिल्कुल भी जाया मत जाने दीजिए। आप अकेले जाइए और अकेले एक अपना सेपरेट रूम जो आप अफोर्ड कर पाए वो लीजिए, और आराम से चिंता मुक्त होकर आप वहां एक दिन पहले पहुंच जाइए और अपनी परीक्षा के विषय में फोकस करिए। परीक्षा के समय पे बहुत ज्यादा चिंतित होने की और पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उतने एक दिन में आप उतना नहीं पढ़ पाओगे, तो कुछ भी नया पढ़ने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आपको लगता है कि मैं ये बार बार भूल जा रहा हूं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार पुनः रिवाइज करने की आवश्यकता होती है, और आप उनको बहुत शांत पूर्वक शांति से रिवाइज करिए। बढ़िया भोजन लीजिए शाम का, और सुबह बिल्कुल मुक्त मन से परीक्षा होने देने जाइए। जब आप परीक्षा कक्ष में होते हैं उस समय आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि यूपीएचसीएससी का एग्जाम ऐसा है बीएड में जहां नेक टू नेक फाइट रहती है। एक एक क्वेश्चन आपको भारी पड़ सकता है, सालों की मेहनत आपकी बेकार जा सकती है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मैं एक क्वेश्चन से भी कम मार्क्स से बाहर हुआ हूं। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आप, अगर आपको लगे कि पेपर बहुत इजी है तो इतने उतावले मत हो जाइए कि अरे इससे तो मैं 80 क्वेश्चंस कर जाऊंगा या 80 से ऊपर भी कर जाऊंगा और मेरा हो जाएगा। इस बार का एजुकेशन का आप रिजल्ट देख ही रहे हैं, 92 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ऐसे में आपको उतावला बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको अपना 100% देने की कोशिश करनी है जितना आप तैयारी करके आए हैं। आप ये कोई पैरामीटर नहीं है कि मेरा 80 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाएगा या 90 पे सिलेक्शन हो जाएगा। आपको सोचना ये कि आपको एब्सोल्यूट लिमिट पार करनी है, जितना आप दे सकते। एक भी क्वेश्चन की गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। दूसरा, जब आप उसमें बबल्स को भरते हैं, जो गोले आते हैं काले करने को, बबल्स को भरते हैं, उस समय कई बार हमसे पैसिव माइंड में आके या किसी प्रकार से गलती हो जाती है कि हमारे दिमाग को पता होता है कि हम ये गोला भर रहे हैं, और पेन को भी यही पता होता है कि गोला सही भर रहे हैं, लेकिन धोखे से या किसी भी परिस्थिति में आके माइंड